अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज दो वुज़रा ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उसमें मुसद्दिक मलिक साहब ने तो साइफर के हवाले से जो कल इंकशाफात हुए 164 के बयान पे, उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये अगर एक मुल्क का सरबराह इस किस्म की हरकत करे तो उनको तो फौरी तौर पर सजा दे देनी चाहिए। और उन्होंने कहा कम से कम 17 साल की सजा जो है सीक्रेसी एक्ट के तहत जो है इनको देनी चाहिए। और कल से हम बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। 25 तारीख को साबिक वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई उनको तलब भी कर लिया है एफआईए ने और उनको कहा गया है कि जनाब आप साइफर के हवाले से जो भी आपके पास दस्तावेजात हैं वो आप लेके आएँ। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब को भी 24 तारीख को बुलाया और असद उमर साहब का आज हम बयान सुन रहे थे, उन्होंने कहा हम जाएंगे और सारा का सारा कट्ठा छट्टा खोल कर आएंगे ताकि उनकी तसल्ली हो जाए। चेयरमैन पीटीआई के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और इंतखाबात के हवाले से यही प्लान किया जा रहा है कि जनाब जब तक, क्योंकि आज फिर जावेद लतीफ़ साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनका भी यही कहना था कि जब तक इनको सज़ा नहीं मिलती तो इंसाफ कैसे होगा और फिर नवाज शरीफ साहब को इंसाफ की तवक्को हम कैसे दे सकते हैं कि जी उनको भी इंसाफ मिल जाएगा। और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि तमाम मामला जो है हम 16 सितंबर के बाद के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो इंसाफ मिलना है वो 16 सितंबर के बाद ही मिलेगा। और उनका ये ख्याल है कि जो 2017 की जो फैसला था मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से वही बाकियात अभी तक चल रही हैं। और उनका ख्याल है कि जी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी लाडले हैं, क्योंकि उनको बेलों पे बेलें मिल रही हैं और इतने बड़े बड़े उन्होंने गुनाह किए हैं लेकिन सज़ा अभी तक उनको नहीं दी गई। दूसरी जानिब नाज़रीन, 25 तारीख को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला लिया गया है और उसमें कहा यह जा रहा है कि शायद जो सेंसस हुआ है उसकी जो रिजल्ट है उसको नोटिफाई कर देंगे और अगर ऐसा कर दिया जाता है तो शायद इंतखाबात 3 से 4 महीने या इससे भी ज़्यादा ताखीर में जा सकते हैं। और ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन रही है। ये बाकायदा इंजीनियर तरीके से प्लान किया जा रहा है कि जी नोटिफाई कर दें और कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि अप्रूव कर देंगे लेकिन जो नया सेंसस है उसको नोटिफाई नहीं करेंगे और अगर नोटिफाई करते हैं तो डीलिमिटेशंस यानी कि हल्का बंदियां करनी पड़ेंगी और जिसके लिए उनको मजीद वक्त दरकार होगा। यही सारी सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आपको मुसद्दिक मलिक साहब का एक जो उन्होंने आज बात की साइफर में सजा और क्यों नहीं हो रही वो जरा सुन लें। वो रियासत पाकिस्तान का सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हर शख्स पे है, वजीर आजम पे भी है और ये वो डॉक्यूमेंट है जो मैं किसी को नहीं दिखा सकता और अगर मैं ये डॉक्यूमेंट किसी और को दिखाऊं तो मुझ पे वो कानून नाफिज होता है सीक्रेट्स एक्ट का, गवर्नमेंट सीक्रेट्स एक्ट का कानून है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप ये जुर्म करें यानी पाकिस्तान का सीक्रेट डॉक्यूमेंट बाहर लेकर जाएं और उसको लोगों पे अया करें तो इसकी सजा तो 17 साल से ज्यादा है, मगर अगर उसको गुम करें, मिसप्लेस करें तो उसकी सजा 3 साल है। जी गुम करें तो सजा 17 साल है। अब दिलचस्प सूरत हाल ये है कि हमें याद पड़ता है कि वफाकी वुज़रा जो हैं वो ये भी बता चुके हैं कि जी साइफर तो बड़ा सेफ पड़ा हुआ है। फॉरेन ऑफिस से भी ये स्टेटमेंट आई कि जी साइफर, ओरिजिनल साइफर जो है वो अपनी हालत में सेफ पड़ा हुआ है और बाकायदा फॉरेन ऑफिस के पास मौजूद है। और इसके साथ साथ नाज़रीन अगर आपको याद हो तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने एक बाकायदा खत भी लिखा था बतौर एक्टिंग स्पीकर नेशनल असेंबली और उस खत के साथ एक एनवेलप जो सीक्रेट लिफाफा था, जो सील्ड लिफाफा था, वो भिजवाया था सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को। और उस जो खत उसके ऊपर लिखा हुआ था, उस पे जो लगा हुआ था, उस पे लिखा हुआ था कि एज डायरेक्टेड बाय द एक्टिंग स्पीकर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान अ कॉन्फिडेंशियल लेटर इन ओरिजिनल, खासतौर पे ब्रैकेट में इन ओरिजिनल लिखा हुआ था, रिसीव्ड फ्रॉम द कैबिनेट सेक्रेटरी विच वॉज सबमिटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ब्रैकेट में साइफर ब्यूरो, टू द ऑनरेबल स्पीकर इज ऑनवर्ड सबमिटेड फॉर काइंड पेरूजल
ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और ये रिसीव्ड की भी इसके नीचे साइन थे, जिन्होंने सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस के साइन भी हुए हैं। रिसीव्ड ब्रैकेट में सर्कल किया हुआ 1 सील्ड एनवेलप। तो अब आज भी मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि जी अगर गुम गया है तो फिर शायद 3 साल मजीद सजा उनको मिलेगी, तो तकरीबन 20 साल की सजा उन्होंने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सजेस्ट की। अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूं, मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर लॉयर। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब आपके वक्त का। इनके साथ हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, जानी पहचानी शख्सियत, सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं और लीगल मैटर्स पे भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कयूम सिद्दीकी साहब आपके वक्त का भी। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा पाशा साहब, जानी पहचानी शख्सियत, लॉयर, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब आपके वक्त का भी। राजा आमिर अब्बास साहब, मुसद्दिक मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, 17, 3 और टोटल 20 साल। वो उन्होंने 17 का भी हिसाब लगाया हुआ था, 3 साल का भी, लेकिन कानून का नाम नहीं ले पा रहे थे कि ये कानून का सीक्रेट एक्ट, सर्वेंट एक्ट, गवर्नमेंट एक्ट, दिस इज़ ऑफिशियल सीक्रेट सर्वेंट एक्ट्स है, उनको पता होना चाहिए। कोई शिक का नाम ले लेते, कोई बता देते 17 साल, 3 साल, किस चीज़ की सज़ा दे के बारे में उन्होंने कहा कि कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट है, कि जो कि इन्होंने कहा कि बड़ा क्लियरली उन्होंने कह दिया कि जी उन्होंने आवाम को दिखाया है। हम तो यही हैं, हमें ने तो आज तक नहीं देखा कि किसी आवाम के सामने कोई डॉक्यूमेंट दिखाया गया हो या इवन उसके जो ओरिजिनल कंटेंट्स हैं उनके बारे में कोई बात की हो। हाँ, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि जब उसको किसी हद तक डी क्लासीफाई किया गया कि जो कि कैबिनेट का एक इख्तियार है, द लेटर वॉज सेंट टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद और भी मुख्तलिफ जगहों पे वो भेजा गया। बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि एक तरफ हमारी मुल्क की जो तमाम सबसे बड़ी सिक्योरिटी के अथॉरिटीज़ हैं वो दो अपनी जो उनके प्रेस की रिलीज़ेज़ आती हैं उसमें उसको कहती हैं कि ये ब्लेटेंट इंटरवेंशन है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, और डिमार्श हम करते हैं, और हम ना सिर्फ पाकिस्तान में करते हैं, वाशिंगटन में भी करते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली कि उसके बाद हम वहाँ तो खामोश हो जाते हैं और यहाँ आके ऑल दो उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया पीटीआई ने, उसी पैटर्न को लेके दोबारा से हम अब उस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वेयर एज इस वक्त जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल हालात हैं या जो हमारा फॉरेन ऑफिस है उसको बड़ा सेंसिबली प्ले करना चाहिए, और एक चीज़ें जो अब ख़त्म हो चुकी हैं और उसको दोबारा से आप इस प्रेजेंट पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं, क्योंकि आप एक तरफ रशिया, ईरान, सऊदी अरब, चाइना, दूसरी तरफ अमेरिका, और इसको मैं समझता हूँ खालिस्तान ये आने वाले इलेक्शंस और पॉलिटिकल गेन्स के लिए एक गलत तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे रोकना चाहिए और मुल्क की अदालतों को भी और अथॉरिटीज़ को देखना चाहिए कि इसको कोई किसी अंदाज में मिसयूज़ ना किया जाए इस इशू। सही, बिल्कुल। मैं हसन रजा पाशा साहब की तरफ जाना चाहूँगा। हसन रजा साहब, ये कहानी दोबारा शुरू हुई जब 164 का बयान सामने आया मोहम्मद आजम खान साहब का, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त के वजीर आजम के, जो अब चेयरमैन पीटीआई के। तो वो मामला भी एक बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि अभी तक कोई हमें समझ नहीं आ रही कि 164 का बयान जो है वो शायद होता है जब आप किसी को इंटेरोगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू होती है, फिर अगर वो अपने रजामंदी का इजहार करें, और उसका भी एक प्रोसीजर है, कोई 3 या 4 दफा पूछा जाता है कि आप अंडर ड्यूरेस तो जबरदस्ती तो ये बयान नहीं दे रहे, और फिर एक पूरा जो है वो सिलसिला होता है। लेकिन हमने ये देखा कि पहले एकदम वो गायब हुए थे और फिर अचानक 164 का बयान उनका सामने आ गया, और फिर एफआईए की तरफ से तीसरा नोटिस भी सर्व कर दिया गया चेयरमैन पीटीआई को। तो आपको क्या लगता है कि ये इतनी हेस्ट, इतनी तेजी अचानक क्यों? देखें, बात यह है कि 15 जून को एलिजिडली आज़म खान साहब लापता हो गए और उनके भतीजे ने एक एफआईआर दर्ज कराई यहाँ पे इस्लामाबाद में, और वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन थी। फिर यकायक वो कल पेश हुए। अब हमें
एक इंतहाई ज़िम्मेदार शख्सियत जो कि मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि वो मैजिस्ट्रेट के रूबरू पेश हुए और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई। अब 164 की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हो सकती है चूँकि एक FIR में वो अलेजेडली अबडक्टी हैं, चाहे वो फोर्स डिसअपीयरेंस है चाहे वो विलफुल डिसअपीयरेंस है। वो जब विक्टिम बरामद होता है तो वो उसकी स्टेटमेंट 164 के तहत रिकॉर्ड हो सकती है मैजिस्ट्रेट के रूबरू, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अब उस पर भी पैरामीटर्स हैं वो बयान रिकॉर्ड करने के, और उसमें यह है कि बिल्कुल जनाब ने जिस तरह फरमाया कि पूछा जाता है कि आप अपनी आज़ाद मर्जी के साथ दे रहे हैं, आपके ऊपर कोई दबाव या प्रेशर वो नहीं है। और आखिर में एक और क्वेश्चन भी किया जाता है कि क्या आपको पता है कि जो स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करा रहे हैं ये आपके अपने खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। तो वो जो विक्टिम होता है वो 164 की स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड कराता है तो वो उसमें वो हालात भी बयान करता है कि उसको किसी ने अगवा किया, नॉमिनेट कर सकता है मुलजमान को, वो बता सकता है कि जी मैं अपनी मर्जी से रोपोश हुआ, जो भी सूरत हाल है। अब इस वक्त तक हैरान हूं मैं कि ना तो PTI वाले वो उसकी कॉपी निकलवा सके, ना ही कोई और एजेंसी सामने लेके आ सकी। अब ये एक मिस्ट्री बनती जा रही है। हालांकि कानून ये है कि जब कोई मजिस्ट्रेट 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है तो वो फौरी तौर पे उसको सील्ड एनवेलप में मुतलका जो सेशन जज साहब हैं उनको वो भेजने का पाबंद है, और वहाँ से कोई भी पार्टी जो है वो सर्टिफाइड कॉपी जो है हासिल कर सकती है 164 की स्टेटमेंट की। सही, तो आपका ख्याल है कि ये FIA के पास चला गया होगा बयान 164 का, क्योंकि उसके बाद उन्होंने शायद नोटिस दोबारा थर्ड नोटिस इशू किया? नहीं, FIA का जो कॉग्निजेंस जो मेरी समझ में आई है वो ये है कि साथ जुड़ा हुआ है। मैं अर्ज करता हूँ, FIA ने एक कॉल अप नोटिस जारी किया था जिसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, और कल ही मेरा ख्याल है या परसों वो हाई कोर्ट ने स्टेटस को ऑर्डर जो है वो हर विकेट कर दिया। तो जब वो विकेट हो गया तो FIA ने वहीं से सिलसिला शुरू किया जहां पे स्टेटस को की वजह से रोक दिया गया था। तो उसी तनाजुर में इनको 25 के लिए वो वहां पे तलब किया कि आके अपनी इंक्वायरी ज्वाइन करें, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लाएं और वो बताएं कि अगर आप बेगुनाह हैं, अपने डिफेंस में जो कुछ है। चूंकि वो FIR अभी दर्ज नहीं हुई, FIA का कानून ये है कि पहले इंक्वायरी होती है, अगर इंक्वायरी में ये साबित होता है कि ये मुल्ज़म गुनहगार है तो फिर FIR होती है, स्टेट अवे FIR नहीं होती। FIR के बाद तफ्तीश होती है, ये मैकेनिज्म है उनका। सही। कयूम सिद्दीकी साहब, दोनों एंगल पे आपने बताना है हमें, लीगल भी, क्योंकि आप बड़े गौर से चीज़ें देख भी रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं, और जितने कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं वो आपसे रहनुमाई भी ले रहे होते हैं या समझ भी रहे होते हैं। और दूसरा थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल एंगल भी जरा आपने थोड़ा सा बताना है कि ये जब अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गया कि जी ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद फिर चेयरमैन PTI ने भी, जिसको आप मतलब हम कहते हैं कि यू टर्न लेने के वो माहिर थे, और फिर यू टर्न लिया और उन्होंने फिर दोबारा अमेरिका के साथ मामला बेहतर करने की कोशिश की, और कल भी कुछ वज़रा ने बात की, उस तरफ इशारा किया। आज भी उन्होंने ये मतलब बताया कि जी फिर वो जो है वो लॉबिस्ट भी हायर किए, उन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए या मिन्नत समाज शुरू कर दी कि जी मुझे वापस लेके आया जाए। तो फिर ये दोबारा एकदम आजम खान, जिनकी ऑडियो भी हमने सुनी थी और वो बता भी रहे थे को कि जनाब इस तरह करें, चेयरमैन PTI को कि जनाब ये इस तरह होना चाहिए। फिर अगली एक ऑडियो आती है जिसमें वो कहते हैं नहीं अमेरिका का नाम नहीं लेना, लेकिन ये हमने बताना है, इस पे खेलना है। तो ये अब दोबारा अचानक क्यों, ये अब क्यों? बाकी केसेस कमजोर पड़ गए थे, शायद तोशाखाना कमजोर पड़ गया, इद्दत का केस मामला, और फिर अब 9 मई पे जिसमें तो बहुत ही संगीन इल्जामात हैं, और मैं समझता हूं कि उसमें ट्रायल होना चाहिए। देखें ज़मीर हैदर साहब, कुछ चीज़ें हैं जो शायद ज़ेब दास्तां के लिए होती हैं, ठीक है, कुछ का ताल्लुक जो है वो फॉरेन अफेयर्स के साथ होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्स हैं।
राजा साहब ने भी अभी एक बात की और उन्होंने कहा कि ये जो सारा साइफर का इशू है इसको बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए जो है वो, या पाकिस्तान के जो सफरा हैं बाहर फॉरेन ऑफिस के हवाले से, उसमें उनको कोई मुश्किलात आ सकती हैं, या फिर एक तरह से तो बात ये है कि यही ख्याल जो है वो ने क्यों नहीं रखा। और फिर दूसरी फैक्ट्स जो हैं उनको भी, उनकी तरफ भी जाएं तो ने साइफर को बुनियाद बनाकर कौमी असम्बली पार्लियामेंट को तहलील किया, ऑपोजिशन को गद्दार डिक्लेयर किया, और फिर उसके बाद सदर ने और प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस भिजवाई और वो सारा कुछ मामला हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया, सो मोटो नोटिस लिया, और वो सो मोटो नोटिस ऐसे नहीं था कि दो जज साहिबान ने कहा हो और उस पर ले लिया गया हो। उस पर उस फैसले के अपने अंदर लिखा है कि तकरीबन 12 या 13 सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो थे उनसे मुशावरत के बाद जो है वो ये उसको नोटिस लिया गया, और उस वक्त मेरे ख्याल जजेस की तादाद भी शायद 13 या 14 की करीब थी। तो उसके बाद उसका एक फैसला आया जिसके अंदर साइफर के हवाले से भी डिस्कस किया गया उसको ठीक है। और लेकिन उसी फैसले के अंदर जहां पे इस इक़दाम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, जिसके अभी कासिम सूरी साहब की आप बात कर रहे थे, कासिम सूरी साहब जिन्होंने सील बंद साइफर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाया, और उनका ये याद पड़ता है असेंबली में भी लहरा के बताया कि ये मैं भिजवा रहा हूं, सील ने भी जलसे के अंदर लहराया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मैं बता रहा हूं क्या होने वाला है और फिर मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। ये वही 28 या 30 मार्च का जो सा जलसा परेड लेन के अंदर हुआ था जिसमें अपनी जेब से निकाल के वो साइफर लहराया था। तो साइफर लहरा के पॉलिटिक्स करना और कौमी असम्बली को तोड़ देना और जो है अपोजिशन को गद्दार डिक्लेयर कर देना रूलिंग के जरिए से, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आना, और उसके अंदर एक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब ये लिखते हैं कि ये इसको पार्लियामेंट को इसको देखना चाहिए, आर्टिकल 6 के तरफ जाता है मामला, आइन तोड़ने के मुतरादिफ। तो ये मामला अब ठीक है, अगर साइफर को पॉलिटिकली इस्तेमाल करें तो जायज, और अगर वही मामला जो है जिनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया था और वो एक लीगल कोर्स इस्तेमाल करें कि हाँ ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर तो आता है, साइफर इज अ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, और एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो है उसकी बुनियाद पर फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, वो उस वक्त थे प्राइम मिनिस्टर थे जब ये साइफर लहरा रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का हल्फ है कि मेरे जाती इल्म में जब कोई चीज आएगी जिसका ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी से होगा मैं जिम्मेदारी का मुजाहरा करूंगा। तो हमने देखा कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने अपने हल्फ के साथ जो है वो खिलवाड़ किया। पब्लिक कहां हुआ है ये सारा? पब्लिक कहां हुआ, उसमें कुछ रह गया बताएं? नहीं मतलब देखिए ना, उसमें बात मतलब ओरिजिनल की बात नहीं है भाईजान। मुझे एक बात बताइए आप, उसको तो डिसाइफर करना पड़ता है, वो फिर उसकी लैंग्वेज चेंज होती है। अब वो जो ऑडियो लीक की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर आजम खान साहब मशवरा दे रहे हैं कि जनाब इसको जो है वो इसके नोट्स डिकोटिफाई करें, फिर इसके नोट्स जो है वो हम उसको अपनी मर्जी से जो है फिर उसके लिए अपने बयानी के लिए इस्तेमाल करेंगे, अमेरिका का नाम ना लेना, मैं इसको प्ले खेलेंगे खेल इस पर खेल। तो ये सारी चीजें जो हैं, क्या उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी, क्या सुपर पावर के साथ आप जो है वो, या तो आप उसको डिप्लोमेटिक कोर्स के ऊपर डिप्लोमेटिकली उठाई जाती है ना चीजें। कितने साइफर्स हैं, इंडिया से भी आता होगा, बर्तानिया से भी आता होगा, सही पता नहीं कहां से हमारे सफीर बैठे हुए हैं वो भिजवाते हैं अपनी मीटिंग्स के हवाले से। तो वो क्यों क्लासिफाइड है, क्यों कोडिफाइड होता है? वो मुझे एक कॉमन मैन के तौर पे जो है। लेकिन अगर आप उसको, एक पहले भी वाकया हुआ था जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने ताशकंद मुआहिदे के हवाले से, जब वो अपने यूब खान साहब के दौर के अंदर हुआ था और उन्होंने कहा था कि क्या मैं बता दूं तो क़यामत आ जाएगी, लेकिन वो और इसमें दो मुख्तलिफ चीजें हैं। यहां पे तो के पास एविडेंस है कि वो अपनी जेब से निकाल कहते हैं ये साइफर है, और फिर वो रिकॉर्ड के ऊपर है। जब एक रिपोर्टर उनसे पूछता है कुछ दिन पहले एक हाई कोर्ट के अंदर, तो वो कहते हैं वो तो गुम गया। तो क्या सब डोनाल्ड ट्रंप का केस जो है वो क्या था, उनके ऊपर भी इल्जाम था कि ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले गए साथ हजारों की तादाद में। तो क्या हर प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस तरह से जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो निकाल के ले जाए और घुमा दे? नहीं, मतलब फॉरेन ऑफिस में पड़ा होगा,
लेकिन प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर एक चीज की कॉपी जो है वो क्या, अगर वो इतनी डिक्लासिफाइड है, वो तो कस्टडी में मतलब रहनी ये बात चाहिए समझ थी। नहीं आती कि फॉरेन ऑफिस के अंदर डिक्लासिफाइड है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो डिक्लासिफाइड नहीं होगा। सही। मतलब ये चीजें जो है अभी ये सारी ब्रेक देखने का वाली कहा जा रहा है। तो अगर इस साइफर को इस्तेमाल करके और जो है वो गुलामी से निजात हासिल कर सकते हैं, तो फिर हम ऑपोजिशन को या इस वक्त की रूलिंग क्लास को जो है इस बात से कैसे रोक सकते हैं कि वो एक लीगल कोर्स इख्तियार करें, क्यों ना ऑफिशियल सीक्रेट के बिल्कुल अंदर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन वो जो असद उमर साहब की स्टेटमेंट है कि हम भी फिर जाएंगे तो सब जो है सब कुछ हाँ, सामने ठीक खुलकर है, आ जाए जाएगा। ना, हो सकता है वो कुछ एक भी ना है, निकले। देखिए शायद अब तो ये तो अदालतें ही फैसला करेंगी। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी साइफर के हवाले से, वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की। आज मियां जावेद लतीफ़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो एक दफ़ा फिर शायद यही मैसेज दे रहे थे, जो चेयरमैन पीटीआई है वो अभी भी शायद अदालतों के लाडले हैं और उनका ख्याल है कि जी 16 सितंबर के बाद ही इस मुल्क में इंसाफ मिल सकेगा। और अब तक जो इंसाफ हो रहा है वो 2017 वाला जो है वो सिलसिला चल रहा है और उसी की बाकियात हैं, और इस वजह से शायद मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। क्या कहा उन्होंने, ये जरा सुन लें। पाकिस्तान के साथ मजाक किया जा रहा है इंसाफ के नाम पे। 2 माह से अगर मेरी रियासत पूछ रही है कि मेरे पे हमलावर होने वालों को सजा मिलेगी, कब मिलेगी, कोई जवाब नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद आज खुद नोटिस लिया जाना चाहिए था। रियासत किसी सियासतदान पर कुर्बान हो जाए, ये नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। नवाज शरीफ तो 2021 दिसंबर उस वक्त से पाकिस्तान आने के लिए बेताब हैं, मगर बदकिस्मती देखें कि जब 9-10 मई को रियासत पर हमला हो और रियासत को इंसाफ ना मिले, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि 2017 का तसलसल आज भी कायम है। और मैं ये समझता हूं कि अगर कोई ये कहे कि सितंबर में रियासत को इंसाफ मिलेगा, सितंबर में मुजरम जो हैं कटहरे में आएंगे, सितंबर में 2017 की जो नाइंसाफियां हैं उसका मदावा होगा, तो ये कैसा पाकिस्तान का आइन है, कानून है, इंसाफ के सारे काम सितंबर में होने हैं। अगर ये साजिश मुकम्मल तौर पर खत्म करनी है कि दोबारा 9-10 मई का वाकया पेश ना आए, तो इसको गिरफ्तार करके आइन कानून के मुताबिक सजा देना लाजम है। राजा आमिर अब्बास साहब, सितंबर 17 सितंबर सितमगर नहीं, ये अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसा क्या कि अभी कयूम सिद्दीकी साहब ने भी बताया कि एक आज खुद नोटिस हुआ और वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो उस वक्त तक तो यही लोगों इन्होंने मिठाइयां बांटी, ढोल बजाए कि देखें जी एक गैर आईनी इकदाम को किस तरह रोका गया। तो उस वक्त इसका मतलब है कि अदालतें, तो वो तसलसल नहीं था 2017 का। सर उस वक्त तो मिठाइयाँ भी बांटी गई, बड़ी तारीफ़ें की गई और कहा गया कि मुल्क में जो सा है आइन और कानून की हुक्मरानी आ गई है। छोटे भाई जो उनसे हैं वज़ीर आज़म बन गए हैं, दूसरे इंटीरियर मिनिस्टर बन गए हैं इनके पार्टी के। और ये वही बात की इन्होंने कि जो मरियम बीबी ने बात की थी कि जब हमें इंसाफ की गारंटी मिल जाए। अब मुझे नहीं पता चलता है कि ये गारंटी किस किस्म की चाहते हैं, सितंबर में कौन सी गारंटी मिल जानी है। ये जो पहले मरियम बीबी गारंटी मांग रही थी तो कहा उन्होंने कि शाम की फ़्लाइट से मियाँ साहब आ जाएंगे, और ये साहब तो कहते रहे कि जी अगले महीने आ रहे हैं, अगले हफ्ते आ रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल से हम यही सुन रहे हैं। अब बात चली गई कि जी सितंबर में वो आएंगे तो इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ किसको कह रहे हैं, वही लेवल प्लेइंग फील्ड को कि जी इंसाफ ये है कि इमरान खान सज़ा होगी तो मियाँ साहब आएंगे। सितंबर में छोटे भाई तो वज़ीर आज़म नहीं होंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, तो क्या अपने भाई पे भी उनको भरोसा नहीं है और एतमाद नहीं है कि जनाब उनके होते हुए वो इस मुल्क में तशरीफ़ ले आते, लेकिन केयर टेकर का इंतज़ार कर रहे हैं। गालिबन वो जो बात की जा रही है कि जी वो नैब की अमेंडमेंट्स
नैब के कवानीन, नैब का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस पड़ा है वो ओपन केसेस हैं। उस पर अगर नैब अमेंडमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं तो फिर पूरा फिर कभी हिसाब देना पड़ेगा, फिर कतरी शहजादे वाली भी बातें होंगी, फिर ट्रायल की भी बातें होंगी। लेकिन वेट किया जा रहा है कि वो नैब की अमेंडमेंट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट लेके बैठी हुई है का पिछले काफ़ी अरसे से इन्होंने शायद गिनी होंगी वो तमाम 14 महीने से, तो उसका कोई रिजल्ट आए कि जी क्या इमरान खान साहब की कैंपेन के साथ सितंबर से पहले आने की उम्मीद है। देखिए वो तो ऑलमोस्ट कंक्लूडेड मैटर है, और असल जो उसमें इशू है कि क्या इस मुल्क में करप्शन वाकई ही कोई इशू नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी 14 माह से जो करप्शन के लॉज को टूथलेस टाइगर बना दिया गया है, आराम से बैठी हुई है। अरबों रुपए के केसेस जो खत्म कर दी गई है, जिसमें 39 करोड़ रुपए की करप्शन को जायज कर दिया गया, जिसमें नैब के कवानीन को जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं रात को 12 बजे उठ के वो रोज एक नई अमेंडमेंट कर देते हैं। तो इस तरफ तो हमारी तवज्जो नहीं है, लेकिन ये और सियासी पॉलिटिकल केसेस को उठाया हुआ है। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट। व्हाई सितंबर में वो इसलिए बात कर रहे हैं कि जी नए चीफ जस्टिस साहब आ जाएंगे, और उनके ख्याल में ये है तो कि ये तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के स्टेटमेंट किसी आने वाले चीफ जस्टिस के मुतालिक तो नहीं दे सकती कि जी वो तो मतलब उनके वो आएंगे तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। देखिए ये वाली पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है। इसके बारे में जो एतजाज हसन कहता है कि जी लाडले, अब वो भी लाडले की बात करते हैं, एतजाज हसन भी लाडले की बात करते हैं, और बात ये नहीं है, दिस इज ऑल पॉलिटिकल रेटोरिक्स हैं। असल चीज तो है कि इलेक्शन की बात करो, आवाम की बात करो, कहो जी सितंबर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होना है, उसमें बात करेंगे क्योंकि अब जो मर्दमशुमारी है नई, उसके हवाले से भी अब आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि शायद वो उसको अगर नोटिफाई कर देते हैं तो 3 से 4 महीने जो है मजीद इंतखाबात में ताखीर हो सकती है। हसन रजा पाशा साहब, सितंबर के मुतालिक कुछ तो राजा आमिर अब्बास साहब ने बताया, लेकिन क्यों समझा जा रहा है कि वो लाडले हैं, ये लाडले हैं? अब तक जो 2017 से लेके अब तक होता आया वो इंसाफ नहीं था, तो फिर तो मतलब किस तरह चल रहा था ये इंसाफ के बगैर मुल्क? हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है कि हम इदारों के सरबराहान उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट और कब जाना कब आना उसके चक्रों में पड़े होते हैं। कभी नवंबर की तारीख बहुत अहम थी, अल्लाह किया वो गुजर गई, और अब सितंबर की तारीख को देखा जा रहा है। जहाँ पे कुछ कसूर अगर हमारा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, तो वहाँ पे उन मुतलका इदारों के सरबराहान का भी है कि वो क्यों अपने आप को एक साइड पे ले जाते हैं कि लोगों को ये कहना पड़ता है कि ये जाएंगे तो अब होगा, ये जाएंगे तो आएगा, फलां आएगा तो ऐसा होगा। ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। इनको तमाम मामलात को रूटीन मैटर क्यों नहीं समझा जाता? आखिर हमारे मुल्क में कोई भी चीफ हो तो उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट और उसके आने की डेट जो है उसको क्यों इतनी सिग्निफिकेंस है? इदारों ने काम करना होता है आइन और कानून के मुताबिक। अपनी सफायर में रहते हुए वो क्यों नहीं काम करते? क्यों इस बात को बार बार दोहराया जाता है कि हमें इंसाफ आज नहीं मिल रहा, हमें इंसाफ 17 सितंबर के बाद मिलेगा? दूसरी पार्टी कहती है कि जो कुछ हमने हासिल करना है 16 सितंबर से पहले हासिल करना है, उसके बाद हमें नहीं मिलेगा। आप एक नए आने वाले चीफ जस्टिस को पहले से ही मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। इसको कोई एंड होना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए इन मामलात को। अगर ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती तो हम ये मुसलसल एक गहरी खाई में गिरते जा रहे हैं, और जिसका कोई पॉजिटिव सलूशन नहीं नज़र आएगा और उसमें नेगेटिविटी नज़र आएगी। और जब नेगेटिविटी होती है तो फिर नुकसान इदारों का भी होता है और नुकसान इस मुल्क का भी होता है। और शहरी जो कि आम शहरी हैं वो बेचारे देखते रहते हैं, ना उनको खाने का कोई हल मिलता है, ना रात को सोने का उनका मसला हल होता है। महंगाई जो है वो अरूज पे चली जाती है। सही। हसन रजा पाशा साहब, मैं तो सिर्फ एक इस वक्त चीफ की बात करूंगा जो जिसका इशारा जावेद लतीफ साहब ने भी किया। चले वो तो आपने कहा नवंबर में एक तो मामला हल हो गया,
तो अब ये जो 17 सितंबर की बात कर रही है, बात ये है कि ये आप नहीं समझते कि ये बातें इसलिए होती हैं क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगती, कोई उनसे पूछता नहीं है कि आपका जब दिल चाहता है आप एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस के ऊपर उंगलियां उठा दें। हमने एक बहुत बड़ी मतलब रैली भी देखी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, हालांकि वो डिमांड करते रहे कि जनाब आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगानी चाहिए जो पीटीआई के लोग हैं या उनके लोगों पर, और खुद आके भी की, लेकिन उस पर भी कोई नहीं, और उंगलियां इशारे करके पॉइंट आउट भी किया गया। तो आपको नहीं लगता कि ये वजूहात हैं? क्योंकि अदलिया ने अपना वकार जो है वो तो खुद उसने बचाना है ना। आप अपने सवाल में ही आपने अपना जवाब दे दिया। देखिए, इदारे अंदर से पहले मजबूत होने चाहिए। जब अंदर से कमजोरियां हैं, आप में तफरीक वाजे हो चुकी है और हर एक शहरी को ये पता है कि कौन किधर है, तो फिर उस जो फैसले हैं या डिटर्मिनेशन है या कोई एजर्ट करना है उन्होंने, उस पे कमजोरी आएगी। बिल्कुल सही फरमाया कि जब इंप्रेशन ऐसा आएगा कि किसी तरफ टिल्ट है तो फिर सवालात तो उठेंगे। कयूम सिद्दीकी साहब, ऐसा है? टिल्ट होता है? क्यों होता है? मतलब आपने तो माशाल्लाह इतने सारे चीफ जस्टिस देखिए, बात यही है कि उनके ऊपर वोटिंग प्रिजम्पशन के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, बात करनी चाहिए फैक्ट्स के ऊपर। तो फैक्ट्स क्या है? मतलब हम ये देखते हैं कि 25 मई को जब आते हैं और हम ये देखते हैं कि वो जलसे के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन, जो अब उनके शायद ऑफिस बेरर भी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो जो है पिटीशन दाखिल करते हैं। उस पर 3 रुकनी बेंच बनता है, वो उनको इस्लामाबाद के अंदर जलसा करने की इजाज़त देता है, हालांकि गवर्नमेंट नहीं देती। ओके फाइन। फिर जब वो जो है वो आते हैं और उस अदालत के फैसले की वायलेशन होती है, तो चीफ जस्टिस कहते हैं हो सकता है उनको कम्युनिकेट ना हुआ हो। फिर जब जो है वो अब उसके बाद फिर एक ऑडियो लीक आती है। ऑडियो लीक के अंदर जो है वो 2 खवातीन आपस में गुफ्तगू कर रही होती हैं। उसके बाद फिर जब आप देखते हैं कि हाई कोर्ट से गिरफ्तारी होती है, तो अगले दिन जो है वो अपील जो है लगाई होती है, अपील के ऊपर एतराज़ होते हैं। तो इसमें एक मिसलीनियस एप्लीकेशन जो है वो उसको अलाउ करके और अपील जो है वो लीव ग्रांट कर दी जाती है, और मर्सिडीज़ में जब अदालत के अंदर आते हैं और फातेह बन के वापस जाते हैं। तो एक नहीं है, कई हैं। मतलब उसमें देखिए कि जब पॉलिटिकली वहाँ पर होती है पंजाब के अंदर हुकूमत की तब्दीली के बाद, तो फिर एक मुकदमा चलता है। उस मुकदमे में वो उस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना होता है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं ठहर जाएं अभी आप, और परवेज़ इलाही साहब और हमजा शहबाज को बुलाया जाता है। परवेज़ इलाही जो डिमांड करते हैं कि हमारे अरकान हज पे गए में उनको वापस आने दें, बाई इलेक्शन जो है वो होने इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी बात हुई कि अपनी मर्जी से की। एक तो ये बात है, और फिर उसके बाद फिर जो है वो आर्टिकल 63 जो है वो जो भी है आइन का आर्टिकल 63 के, जिसमें जो डिफेक्शन की क्लॉज है उसमें, जी हाँ, उसमें ये है कि वो डी-सीट हो जाएगा। लेकिन हम जो है वो कह देते हैं कि नहीं, डी-सीट नहीं होगा, बल्कि उसका वोट भी शुमार नहीं होगा। हम कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर देते हैं और उसका फ़ायदा जो है वो किसी और को जाता है। तो जब ये इतने सारे फैक्ट्स आपके सामने इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर जब अभी मुकदमा लगा हुआ होता है, हुकूमत तब्दील होती है, तो फिर वो जज साहिबान जो कि एक डोगर के ट्रांसफ़र के केस में सो मोटो के लिए चीफ जस्टिस को लिखते हैं, वही जज साहब जो हैं वो एक पाकिस्तान के क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम के अंदर और गवर्नमेंट के ऑफिशियल या गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के हवाले से एक खत लिखते हैं, उसके ऊपर आज खुद नोटिस हो जाता है, 5 गुनी बेंच बन जाता है। आपने कयूम सिद्दीकी इस्टेब्लिश कर दिया कि जो तो जब भी इस किस्म की बातें एक टिल्ट है, आपको यही नजर आया ना? ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं। ये राज साहब बैठे हुए हैं, नहीं, लेकिन राज साहब मुझे बता दीजिए। लेकिन मुझे अभी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा कि आपसे एक ब्रीफ कमेंट लूं ब्रेक के बाद आने के बाद। 63 है, पार्टी हेड को जो पावर्स हैं उस पर आप जो है वो दस्तखत करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आने वाले चीफ जस्टिस कर लेते हैं कि आने वाले चीफ जस्टिस को आप क्यों कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? कम से कम उनका तो इस तरह ना करें ना कि जी नहीं वो आएंगे तो बस हमारी तो मौजे ही मौजे हैं। इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। कयूम सिद्दीकी साहब, मुख्तसरन जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बात की उसका जवाब दे देंगे। चलें, वो तो समझ में आ गया, ये सारी चीजें जब रिपोर्ट अब एक जो है आने वाले चीफ जस्टिस के मतलब कि जी 17 सितंबर के बाद भी ऑल थिंग्स वुड बी मतलब वेरी गुड एंड दूध की नहरें और इंसाफ की जो है बालादस्ती होगी। देखिए, एक तरफ ये होता है कि जो है आज दरखास्त आई है और शाम को ही वो दरखास्त लग जाती है एक सर्टन शख्स की, ठीक है, तो उस शख्स की जैसी दरखास्त आती सुप्रीम कोर्ट में फौरन लग जाती और फिर उसके बाद जो है वो उसके ऊपर फौरन फैसले हो जाते हैं। वो तो आप सुन तो लेना, मेरी बात तो सुने। ज़मीर हैदर साहब एस्टैब्लिश करता है, ज़मीर हैदर साहब, यही तो बात है ना कि जब आपका, मैं एक सियासी मुखालिफ हूं और मैं देख रहा हूं कि एक तरफ जो है किसी के ऊपर नवाज़शात की बरसात है और मैं जाता हूं तो मुझे सुना ही नहीं जाता है, मेरा मुकदमा लगता ही नहीं है, मेरा मुकदमा लग जाता है तो मेरे खिलाफ ही फैसला आना है, तो फिर उसके बाद उसका एक नेचुरल कोर्स है कि वो इस बात पे अपनी जिंदगी गुजारे कि शायद आने वाला मेरे लिए कोई अच्छी नवीद लेके आ जाए। तो उम्मीद और तवक्को के ऊपर जो है वो आप देखें, मेरे हिसाब में मैं एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैं देखूंगा कि पूरे मुल्क के लिए वो अच्छी नवीद होनी चाहिए आने वाले शख्स की। देखें, ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी या उसको अपनी ओनरशिप में नहीं लूंगा कि नहीं जी वो आएंगे तो ज़मीर हैदर को इंसाफ मिलेगा, नहीं, पूरी आवाम, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी एक बंदे की या एक पार्टी की नहीं है, वो पूरे मुल्क की है। देखिए ना, इसी मुल्क के अंदर है ना जज अरशद मलिक के फैसले किस तरह से हुए और उसके ऊपर खोसा साहब ने इंक्वायरी बिठा के उस जज को तो आप फारिग कर देते हैं, लेकिन उसका फैसला जो है वो बरकरार रहता है। सही, राजा मेरे पास मैं इस तरह से आप जब जेलों में रखेंगे और फिर जब उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये फैसले देगी कि फलां 25 जुलाई से पहले रेफरेंस का फैसला करना है, आप तो आप जुडिशियल मैनिपुलेशन कर रहे हैं। राजा मेरे पास मुलजिम रहे हैं। राजा मेरे पास, अब मुझे अगले टॉपिक की तरफ भी जाना है क्विकली। मुझे अपने कहते हैं इफ यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस फाइन इनफ, वरना अब अगला सवाल ये है कि सेंसस के अगर नोटिफाई हो जाते हैं नंबर तो उसके बाद वो कहते हैं जी कि डीलिमिटेशंस होना मस्ट है और 3 से 4 माह इंतखाबात जो है ताखीर में भी जा सकते हैं, तो वो क्या क्वेश्चन होगा, वो अदलिया में आएगा? और दूसरी बात ये कि अगर वो उनको अप्रूव कर देते हैं उस नंबर को, जो भी सेंसस के बाद जो नंबर है, लेकिन उसको नोटिफाई नहीं करते, तो इंतखाबात क्या नए नंबर के मुताबिक होंगे या पुराने मरदमशुमारी के मुताबिक? आपके सवाल पे आने से पहले एक बड़ा इन्होंने तो लंबी चौड़ी फैक्ट्स की और वाकई वो फैक्चुअल चीज़ें जो इन्होंने बताई हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स भूल गए कि अदलिया अगर मर्सिडीज़ में एक शख्स जिसको सज़ा नहीं हुई, अभी सिर्फ पहले दिन अरेस्ट हुआ है, उसको अगर छोड़ देती है तो एक शख्स जिसको 10 साल की सज़ा हो जाती है, जिसको ये कहा जाता है कि जी आपकी सज़ा को भी हम ख़त्म कर रहे हैं, आपको बेल भी दे रहे हैं, आपको बैरून मुल्क ताज़ा हवा के झोंकों के लिए जाने भी दी जा रही है, यहाँ इनको मर्सिडीज़ नज़र आ गई लेकिन वो एक अंगूरों से भरा सुन लेना। अब कैबिनेट के हेड वो थे जिनका नाम लेना आपने मुझे मना किया। जी एक मिनट सुने, मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो भी कह रहे हैं, ये भी रखे ना, अगर खोल दिए तो फिर नहीं, पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा अगर मैंने फैक्ट्स खोले तो उधर भी मर्सिडीज तो नजर आई, लेकिन हमें वो एक जहाज नजर आया जिसमें जंप मार के चला गया, अंगूर खाए गए और सजाएं काटने के बाद। सुन लो भाईजान, रुक जाओ। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये आपका यूएस का शो नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट आप थोड़ा सा हौसला कर लो, आप थोड़ा सा हौसला करो। कोर्ट रिपोर्टर हो साहब, आपने जो फैक्ट्स दिए उन पर ये नहीं बोले ना, हौसला करो, हौसला करो। आप करेक्ट नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते करेक्ट। आपको बहुत हमदर्दी है, थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं प्लीज, मुझे बताने दें। आप रुक जाओ, मैं आपके फैसले भी बताता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भाईजान, आपने अपनी पूरी कार्रवाई कर ली, आप मुझे भी बताने जी। और फिर इनको शायद फैक्ट्स भूल गए कि वजीर आजम जिस दिन बनता है मौजूदा, उसने चार्ज फ्रेम होना होता है, बेटे ने चार्ज फ्रेम करवाना होता है, वो सारे केसेस गए जो उनसे अरबों रुपए की टीटी के केसेस थे, वो जाके हल्फ ले लेते हैं। ये फैक्ट्स बताना भूल गए। उसके बाद और अगर फैक्ट्स बात करते हैं कि जी वो एक जज साहब की कोई बात हुई और 100 मोटो लिया गया, तो वो जो रात को इन्होंने ही बात की कि एक 100 मोटो लिया गया जिसके नतीजे में आज ये सब कुछ हो रहा है, तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसमें हमारा अदालती निज़ाम ऑब्वियसली उसमें बहुत सी कोताहियां हैं, उसमें बहुत से इश्यूज हैं, उसमें
टिल्ट राइट लेफ्ट हर जगह हमें नजर आया है, बट एज ए रिपोर्टर या एज ए लीगल एक्सपर्ट जब आप दोनों तरफ की चीजों को बताएंगे तो आवाम उसको अप्रिशिएट करेगी कि ये जेन्युइन एक बात हो रही है। बट अगर आप सिर्फ वो पार्टी की पॉलिसी को लेके चलें तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन कि आपने बात की कि मर्दमशुमारी आईनी तौर पे अगर नोटिफाई होती है तो उसके बाद जो नए डिलिमिटेशन है दैट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसमें एक राज साहब अब आइन की बात कर लेते हैं। सियासत मेरा भाई, मेरा एक सवाल है, देखे मेरी बात सुने। सवाल आपके लिए है, मैं आपके सवाल का जवाब तो दे सकता हूँ, इनके सवाल का जवाब। ये भी एंकर ही है हमारे, ये एंकर बहुत बड़े हैं। और राज साहब गलते सुन लो, वो काम दी गल है क्विकली कि जो नई सेंसस नाराज हो जाएंगे, नई सेंसस होती है। देखें ठीक है, पहले ये हुआ था कि जब वो मर्ज हुई थी, सीटें हुई थी, सेंसस हुआ था, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ी थी आपको। अब उसके बाद जो नई सेंसस आती है उसमें आबादी में इजाफा ही हुआ है ना, उसके बाद अगर कौमी असेंबली की सीटें बढ़ती हैं या कम होती हैं, राय साहब बढ़ती हैं या कम होती हैं कौमी असेंबली तो की फिर हल्का बंदियां तो बदलती फिर हैं। उसके लिए भी तो आपको एक आईनी ठीक है, लेकिन अगर आपने कर देते हैं, नोटिफाई नहीं करते, कितनी, मेरा सवाल ये था तो कि मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको फेस करना पड़ेगा। कर देते हैं, नोटिफाई नहीं करते, तो फिर क्या नए नंबर के मुताबिक मर्दमशुमारी के अगर अप्रूव करते हैं और नोटिफाई नहीं होता है तो दिस इज द प्रीवियस जो सेंसस है उसी पे हो गई। और अवाम का भी यही मुतालबा है कि खुदारा इलेक्शन कराएं, ये इस किस्म का स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है इसको फॉलो न किया। मैं राज साहब के साथ हूं, इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। हसन रजा साहब क्विकली, सेंसस के हवाले से जो अब सूरत हाल बन रही है, अब इतलात आ रही है कि जी क्या आपको क्या लगता है कि ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए एक फार्मूला इजाद हो सकता है कि जी चलें हम वो नोटिफाई कर दें और उसके बाद फिर जो है ताखीर में चले जाएं इंतखाबात? देखें, सेंसस हो गए हैं और उनको सिर्फ नोटिफाई करना है। अगर नोटिफाई हो जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह स्टेटमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फिर उनको डीलिमिटेशन के लिए 6 महीने कम से कम चाहिए। तो मीनिंग देयर बाई कि ये तकरीबन 8 से 9 महीने जो है वो इलेक्शन डिले का शिकार हो सकता है, मार्च या अप्रैल में होने का इम्कान है। इसमें दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ के इसमें चूँकि लॉक लग चुका है, आइन में बाकायदा कौमी असम्बली की सीट्स जो हैं वो तय की जा चुकी हैं, लिहाजा उनमें सीटों में इजाफे के लिए कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीटों में इजाफा नहीं होगा इसलिए आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ चलेगा, सिर्फ डीलिमिटेशन होगी, सिर्फ डीलिमिटेशन होगी। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये कहा गया था कि जी कोई इतनी कोई रद्दोबदल नहीं हो रहे हल्का बंदियों में, और जो उनका नए अभी आया तो उसमें शायद तो फिर इतना टाइम नहीं होगा। ओके, यू वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट राजा साहब, जो क्योंकि मैं आपको नहीं सुन पा रहा था, जो जिरा कर रहे थे आप क्विकली। कौन सी वाली? मैं तो बहुत सारी जिरा नहीं, वो जो नए फैक्ट्स ये बता रहे थे उस पर आप बात देखें। उसके ऊपर देखें, बात ये है कि मेरे पास आधा मिनट है, तो मैंने कहा कि क्योंकि सर देखें सुने, फैक्ट्स से कोई डिनाई नहीं करता। देखिए फैक्ट्स ये भी थे कि जब मियां नवाज शरीफ जो है मुल्क से बाहर गए थे, जिस जहाज़ का और एम्बुलेंस का ये जिक्र कर रहे हैं, वो उसकी जो है वो इस लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही बाकर नजफी साहब कर रहे थे और सरदार शमीम साहब थे, उसने जो है वो उनका नाम इसे वो जो है उनको इलाज की घर से बाहर जाने की इजाज़त दी थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने अपना एफिडेविट जमा कराया और वो सारा कुछ था। फिर उसके बाद फोर्टनाइटली मेडिकल बुलेटिन भी आना चाहिए था उनका, वो भी नहीं आया कभी, रीजंस भी नहीं आए, और फिर एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर। ठीक है ना, वो जुडिशियल प्रोसेस है, उस वक्त हुकूमत थी, हुकूमत जाती वो करती, सारा कुछ था। तो उसी काबीना ने, जो पिछली हुकूमत थी उसकी काबीना ने ईसीएल से नाम हटाया था और बाहर भेजा, जिसपे कहते रहे वो प्लेटलेट्स वाली कहानी और ये और वो सारी सूरतें। ये भी है, फैक्ट्स तो बहुत सारे हैं, फैक्ट्स तो बहुत सारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, आपके वक्त का, कयूम सिद्दीकी, हसन रजा पाशा साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।